जंग करो, उनका सर उतारो, उनको खत्म कर दो, यही सब कुछ है। और दुनिया में कुछ नहीं। उनकी तमाम अशिया का बाइकाट, मसनूआत का बाइकाट कर दें। ये ऐसे सीधे होंगे, ये पांव पड़ेंगे मुसलमानों के, ये मुसलमान इनको चला रहे हैं, इनकी चीजें बेच के। एक बयानिया होता तो उन कुत्तों को, यूरोप के कुत्तों को ये जरूरत न होती कि हमारे मजहबी रसूमात के साथ, हमारी किताब के साथ ये करते। हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया में सबसे मजबूत कौम है। तो हमारा जो खौफ है वो लोगों में और जो नॉन मुस्लिम जो उनमें बिल्कुल है और होना भी चाहिए। इंशाल्लाह किस दिन इनकलाब आएगा और अल्लाह के फजल करम से सारी पूरी उम्मत में मुसलमानों की हुकूमत होगी। अल्लाह के साथ जंग है, हम वो जंग नहीं छोड़ेंगे, वो हमने अल्लाह के साथ लड़नी है। और फिर हम चाहें कि मईशत मुस्तहकम हो जाए। इंडिया में अमेरिकी सफीर कह रहे हैं कि इंडियन होना जरूरी नहीं है वहां पे हालात की केयर करने के लिए। भाई श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो बिम्स्टेक कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डरलेस टूरिज्म जोन में हम कन्वर्ट कर दें। तो वो कहते हैं कि भाई मणिपुर के अंदर अगर कहा गया तो हम मदद करेंगे आके। अमेरिका मदद यानी बिम्स्टेक बेसिकली एक ग्रुप है, एक चंद ममालिक का एक मल्टीलैटरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह शामिल हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को, जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के, कि जी आइए सी पैक में हिस्सा लीजिए। ये ड्रोन मलिक साहब ख़याबान अमीन से उड़ा है। अच्छा, लाहौर के अंदर एक बड़ी पॉश सोसाइटी है, वहां से इसने बॉर्डर क्रॉस करना था एक्चुअली। और इस ड्रोन की जो रेंज है, जो मेरे सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं, दैट इज 70 किलोमीटर। तो मतलब है कि अगर मणिपुर को हल करना है तो हमारी गुजारिश है अमेरिकन एम्बेसडर से, बड़ा दर्द दिल रखने वाली शख्सियत है वो, जो नई दिल्ली में बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि एक नजर जरा कश्मीर पे भी डाल दें। टेररिज्म का वहां से हमेशा यही एक मैसेज आता है कि भाई इन चीजों के ऊपर आप कंट्रोल करो, तो हम हमेशा हाजिर है ट्रेड के लिए। तो ऐसा क्या किया जाए, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे इंडिया ट्रस्ट में आ सके? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा एतराज जो है वो हाफिज सईद साहब के और इस तरह के दूसरे लोगों के उनके एतराज हैं। वो अक्सर वो कहते हैं आप सबसे एक तो उनको देखें, आपने कहा हमने उन्हें सजा दे दी, हमने उनको घर में नजरबंद कर दिया, लेकिन उसकी कई वीडियोस मौजूद हैं कि वो लोगों के साथ घूम रहे हैं, वो अंडर पुलिस प्रोटेक्शन है, अगर किसी यूनिफॉर्म एजेंसी उनको प्रोटेक्शन दे रही है, वो सरेआम घूम रहे हैं, जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, तो जाहिर उनको तकलीफ होगी। तो मैं वही बता रहा था कि हम जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। आपको चाहिए कि इस बात को सीरियस लें। जब आप इन चीजों को सीरियस लेंगे, दूसरी पार्टीज को देखेगी। आपको आपका एतमाद का फैक्टर है इस वक्त। आप उनको बिल्कुल आपके ऊपर किसी किस्म का एतमाद नहीं है, क्योंकि कई दफा जिस तरह कारगिल हुआ, कई इस तरह के और वाकयात हुए जिसके साथ इस तरह की जो वो फिजा है वो क्रिएट हो चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपको विल शो करनी होगी, आपको अपना सीरियसनेस शो करना होगा, और उसके लिए किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं, डिप्लोमेटिक तरीकाकार होते हैं। आप हर चीज को, अभी तक मेरे ख्याल में जाती तौर पे पूछें तो अभी तक वी आर नॉट सीरियस अबाउट इट, बट वी हैव टू बिकम सीरियस। अभी तक तो हम पाकिस्तान की ना सियासत, ना जमहूरियत और ना ही मुआशरत के बारे में सीरियस हैं, लेकिन जब हम चीजों को सीरियस लेना शुरू करेंगे तो नजर आना शुरू हो जाएगा, दुनिया हमारी तरफ खुद ही चल के आ जाएगी। लेकिन वी हैव टू बिकम सीरियस। मैं जिस तरह हमेशा कहता हूं, पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तानी होना जरूरी है। इस वक्त आपको जो रूल कर रहे हैं लोग, वो सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं, फॉरेन सिटीजन हैं, और ब्रिटिश एजेंट्स जो थे, जो यहाँ पे 1947 से पहले जो ब्रिटिश एजेंट जो सर्व करते थे अंग्रेजों को, उनके पोते दोते जो है इस वक्त पाकिस्तान को लूट रहे हैं, खा रहे हैं। जब तक आप उनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, आप कोई भी चीज सीरियस नहीं होगी। आप देखें, एक ऐसा तबका है चौधरी साहब इस वक्त जो एचईसन से पढ़ता है, फिर बाहर से पढ़ के आता है, मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख कर आता है और लूटता है पाकिस्तान को, खून चूसता है गरीबों का। मैं सारा दिन पाकिस्तान के खून की खुशबू वाशिंगटन डीसी, टोरंटो में, लंदन में जाकर से देखता हूं, खून के आंसू रोता हूं, क्योंकि नजर आ रहा होता है कि किस तरीके से, किस किस्म की वो गाड़ियां चलाते हैं, किस किस्म के वो घरों में रहते हैं, किस तरह के उनके लल्ले तलल्ले हैं, उनकी जाबें क्या हैं, उनकी हैसियत क्या है। लेकिन अफसोस के साथ 76 साल हो चुके हैं। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, अपना कोई लोकल लीडर ढूंढें। बिम्स्टेक बेसिकली एक ग्रुप है, एक समझ लें कि एक चंद ममालिक का एक मल्टीलैटरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान,
इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड वगैरह शामिल हैं। और इसको बेसिकली आप कह लें ये बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये वही 5 ममालिक है जो सार्क के मेंबर थे, ठीक है जनाब। और थाईलैंड एंड म्यांमार इनमें 2 और हैं। तो ये जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है और मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है, ये बेसिकली बात कर रहे हैं कि ये टेक्निकली आपको कहते हैं जी कि हम दुनिया की 21.7%, 21.7% दुनिया की पॉपुलेशन है। जाहिर बात है सारी की सारी पॉपुलेशन के बीच में इंडिया की है। इनमें कौन सा ऐसा मुल्क है, बांग्लादेश ठीक है, बड़ा 20-24 करोड़ का मुल्क होगा, श्रीलंका छोटा सा मुल्क है, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार की कोई आबादी नहीं है, सो ज़्यादा इंडिया ही है। और जनाब इन टोटल जो GDP है वो दैट इज़ 3.8 ट्रिलियन, जो कि आप समझ लें सारी इंडिया की ही है ऑलमोस्ट इसमें तो। बट एनी हाउ ये क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो बड़ी सिग्निफिकेंट है, और वो ये है कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये एक चीज़ कही है जो मैं समझता हूँ कि जब से उनकी हुई थी डिफ़ॉल्ट हुई थी श्रीलंका के अंदर, उससे लेके अब तक इंडिया के बड़े स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस में श्रीलंका है। और यही वजह है कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जो बिम्स्टेक कंट्रीज जो हैं वो बॉर्डरलेस टूरिज्म जोन में हम कन्वर्ट कर दें। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिम्स्टेक रीजन है ये बहुत बड़ी रीजन, टूरिस्ट रीजन बन सकता है, जिसमें मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐसी है जैसे हम फ्रांस का वीज़ा लें या बेल्जियम का या क्या नाम है स्पेन का लें या इटली का लें, तो हम पूरे यूरोप को देख सकते हैं जाके, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें पूरा यूरोप हमारे लिए ओपन हो जाता है। तो ये जो चीज़ कह रहे हैं ये सारे के सारे ममालिक जो हैं वो ये बात कर रहे हैं। मुझे ऐसे मेरी एक दैट्स माय थॉट, मतलब आई एम बी रॉन्ग ऑन दैट, बट मेरा थॉट इसमें ये है कि बेसिकली इंडिया ने ही इनको आगे लगाया है और इंडिया ने इनको कहा ये प्रपोजल शेयर करें। फ्रांस की जो मौजूदा सूरत हाल है, उन्होंने जो है तुर्की, पाकिस्तान समेत कई अरब ममालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीजाज बैन कर दिए हैं। आपके एयरपोर्ट्स को दिया जा रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात्स को 1867 में कि मुसलमानों तालीम ले लो। मुसलमान कहते थे जी हम काफरों की तालीम क्यों लें, उन्होंने ले ली, ठीक है, आज वो बहुत आगे हैं। लेकिन खास कर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की, तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। यही चीज अगर इंडिया में भी होती तब भी हम बाहर आ जाते। फ्रांस के अंदर क्या हमारे बस नहीं चलता? वो भी उधर भी हुआ लेकिन हमने बाइकआउट नहीं की। आपने हर सड़क कर्जे पे बनाई है, हर प्रोजेक्ट आपने कर्जे पे किया है, लेकिन जो पैसा वहां गया था वो कहाँ गया? भाई देखें, इसराइल, अमेरिका या इंडिया, यानी कि रॉ, मोसाद, ये CIA, ये हमें कभी भी आगे नहीं कहते कि अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक दो। इतने कमजोर हैं, देखें हम कुछ कोल उठा के भाग रहे हैं, 1 बिलियन किसी से 2 मिलियन, IMF से $3 बिलियन के लिए। तो ये सबसे बड़ी बुरी चीज़ है कि आप किसी से कर्जा लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। देखें आप किसी भी मुल्क को देख लें कि वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो कभी भी गिरवी रखवा के किसी से कर्जा नहीं लेता। अपनी गलतियों को देखते हैं अनटिल अनलेस कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं, उन्हें दुरुस्त नहीं करेंगे, ठीक है, बतौर शहरी मुआशरा। साथ ही साथ फ्रांस की हुकूमत ने ये भी कहा कि जो इंडियन स्टूडेंट इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं उन पर मौजूदा सूरत हाल का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वहाँ की सरकार इसकी पूरी गारंटी लेती है। हर साल इंडिया अपने इंडिपेंडेंस डे पे मालिक के जो मुसलमान हैं उनके वीजाज बैन कर दिए हैं। लेकिन खास कर अगर हम बात करें इंडियन मुस्लिम की, तो उन्होंने कहा है कि वो वहाँ पर जा भी सकते हैं और वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। देखें वो उधर रिसेंटली वो जो थाने में वो एक नौजवान को तशद्दुद करके मारा गया है, और वो एक सिविलाइज कंट्री है कि उधर एहतजाज का हक है कि वो इतनी करते हैं, यानी कि लोगों की हर बंदे के हुकूक हैं, उस वजह से हो रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से कुछ लोगों के, कुछ मुल्कों की होती होगी जो अब अनलीगल गए हैं, पाकिस्तानी हो या तुर्की, क्योंकि हम है वीक मुल्क है, यहाँ से लोग अनलीगल रोज़ी के सिलसिले में जाते हैं, तो वो उन्होंने की कोई एजेंसियों का कोई इशू होगा और उन्होंने इस पर इसलिए पाबंदी लगाई होगी। और अदरवाइज फ्रांस में लीगली पाकिस्तान भी पढ़ने जाते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी हैं, मेरे ख्याल में उन पे तो कोई इसका इशू नहीं है। अच्छा, आपको पता है कि वहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट मौजूद हैं उन्होंने कहा है कि उनका इस पूरे सूरत हाल से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फ्रांस ने इंडिया के साथ अपनी दोस्ती निभाते हुए ये बात की है।
देखिए इंडिया वो स्टूडेंट का तो मे भी आपका सवाल है जो अनलीगल है, जो पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं उन पर भी फर्क पड़ा होगा, लेकिन अगर इस चीज़ से हट के भी आप इंडिया को देखते हैं तो इख्तलाफ अपनी जगह। वो एक ये है कि आप कोई भी मुल्क है, इंडिया कोई दुनिया को प्यारा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होते हैं मुल्कों के आपस में। अब फ्रांस के इंडिया के साथ इंटरेस्ट हैं, वो उधर से वो जंगी सामान भी, तैयारे वगैरह भी खरीदता है, कोई और अदर चीज़ें भी खरीदता होगा, आपस में मैशियत का कंटेक्ट होता है, इसलिए वो मुल्क एक दूसरे को फेवर करते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न होगी। अदरवाइज जो कंट्रीज़ होते हैं रिलेशन, वो ये नहीं होता कि इंडिया उनको बहुत प्यारा है या पाकिस्तान नहीं प्यारा, ये इकॉनमी में डिपेंड करता है, तजारत पे डिपेंड करता है। इसके लिए आपको ना तारीख में जाना पड़ेगा। ठीक है। 1967 में एक उर्दू हिंदी तनाज़ा शुरू हुआ था सर सैयद अहमद खान के दौर में। ठीक है। उस दौर में सर सैयद अहमद खान ने जब तलीमी इनकलाब लाना चाह रहे थे तो वो पीट रहे थे मुसलमानों 1867 में कि मुसलमानों तलीम ले लो। मुसलमान कहते थे जी हम काफरों की तलीम क्यों लें, उन्होंने ले ली। ठीक है। आज वो बहुत आगे हैं, ठीक है। हम वो तलीम नहीं ले सके। अब ये मानना पड़ेगा तलीम में पीछे। जो सवाल आपका है कि ये कैसे होगा, भाई वो तलीम की कमी है। ठीक है। जब तक तलीम की कमी दूर नहीं होगी ये खत्म नहीं। नौजवानों में हमारे, मैंने मोस्टली नौजवानों को देखा है, ठीक है। मतलब उन्हें नहीं पता कि तालीम क्या चीज है। बिल्कुल। और जिस तेजी से दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, अगर कैमरामैन दिखाए हमारे इर्द गिर्द नौजवान ही खड़े हैं, आपको लगता है कि इनको इस चीज की अवेयरनेस भी होगी कि दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है और पाकिस्तान अभी कहाँ पे खड़ा है। आज हम यही कहते नजर आते हैं, रोटी कपड़ा मकान का नारा, कश्मीर का नारा लगा देते हैं, जब दिल करता है मजहब के नाम पे लड़ लेते हैं। भाई ये तो मजाक है, रोटी कपड़ा मकान भी मजाक है, बुरा ना मानिएगा। बेसिकली कश्मीर भी हमारे लिए मजाक बनाया हुआ है, ठीक है। और कैसे भाई देखे ना, वो कैसे 1948 से वो कश्मीर की खुद हक़ खुद इरादियत पे उन्होंने डाका मारा हुआ है। क्या वजह कि आज तक कश्मीर नहीं आज़ाद हो सका। ठीक है। देखे ना, हम लॉयल ही नहीं है बेसिकली ना। वहाँ पे अगर डेवलपमेंट की बात करें जो उन्होंने वहाँ पे, अगर आप तो अवेयर लगते हैं मुझे पॉलिटिकली भी, अगर वहाँ इंडिया साइड कश्मीर में जैसे डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, वहाँ पे G20 की मीटिंग करवा रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन से वहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज वहाँ पे, सऊदीया, यूएई वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं आते? सर यहाँ पे गैर यकीनी सूरत हाल है ना, यहाँ पे जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी आप तब तक देखें कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपको पता है ये शॉप इसका रोला इसका चल रहा है, आप कभी भी इसको खरीदेंगे नहीं या इसको रेंट पे नहीं लेंगे। आपको पता है मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी, तो फॉरेन कंपनीज कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगी, उन्हें पता है किसी भी वक्त हालात तब्दील हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो कई मुलाजमीन छोड़ के भाग रहे हैं कि वो खान साहब खुद तनख्वाह नहीं देते, एटीएम में बंद है। मुलाजिम कई छोड़ के जा चुके हैं। और उसके बाद आपको बताता हूँ कि कई रिपोर्टर सारा दिन ईद वाले दिन बाहर बैठे रहे हैं कि अंदर कुर्बानी हो तो देखें गोश्त कहाँ कहाँ जाता है, कुछ भी नहीं निकला वहां से। एक तीसरी बात यह है कि बकरे मंगाते हैं, अंदर से मैसेज आते हैं काले बकरे लाओ, लेकिन अब वो लोग तो फोन भी नहीं उठा रहे ना। अब रिसेंटली उन्होंने 19 किलो सुरख मिर्चें अंदर मंगवा के जलाई हैं, टूना किया उसको। लेकिन मैं हैरान हूं कि उस खातून को, जो भी वो काले जादू की एक्सपर्ट अंदर औरत है या मर्द है, जो कुछ भी है, तो सुना वो एक जो है वो मिडिल सेक्स टाइप से बुर्का पहन के वो भी उधर घूम रहा है बंदा। तो लेकिन मुझे ये नहीं पता कि अंदर से जो भी काला जादू हो रहा है वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्यों नहीं काला जादू किया जाता कि पाकिस्तान तरक्की करे। सिर्फ वजीर आजम बनने के लिए टूना होता है, अपने मकासद हासिल करने के लिए टूना काला जादू हो रहा है, और एक बंदा उसमें मस्त है। और मुझे उसमें देखे जुल्म खुदा का एक फॉरेन एजुकेटेड एची सोनियन जुडिशरी का बंदा है, उसने रिसेंटली अपने फेवरेट यूट्यूबर बुला के जो बातें की हैं वो भी मंजरे आम पे आ रही हैं। वो भी दर हकीकत वो भी यही कह रहा है कि मेरा मुर्शद यही है। उसने भी मैसेज यही दिया कि इससे बड़ा लीडर मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं। बता दी उस बंदे ने कैमरे से क्या पढ़ा है, एची सोनियन से क्या सीखा है। उसने भी वही सीखा है जो इसने सीखा है। ऑक्सफोर्ड से गया है और वो ओन चौधरी मुसलसल कहता है कि ये मुसलसल मुर्शद ढूंढता रहता था, कभी जेल में चला जाता था किसी के पास, कभी किधर चला जाता था किसी के पास। बल्कि खैर एक मैं तो खैर इसको मैं क्या ब्लेम करूं, सुना बेनजीर साहबा भी जाके कोई मानसारा के अंदर कोई नंगा पीर था, उसे जाके वो सोटियां मारता था, छड़ियां मारता था वो। उसके बाद सुना और भी कहीं पता नहीं यार ये क्या है, ये इस्लाम है क्या है। और फिर ये लोग 25 करोड़ लोगों की किस्मतों के फैसले करते हैं। ये लोग नंगे पीरों से दुआएं जाके छड़ियां खा के और पढ़े ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है और मैडम हार्वर्ड की यूनियन की सदर थी। तो फिर मुझे ये बताएं, लोग पूछते 76 साल पाकिस्तान ने तरक्की क्यों नहीं की 76 साल।
तरक्की क्या करें? ये लोग आपकी किस्मतों के फैसले करने वाले। और यार नंगा पीर जो है उसको कहो ना, कोई फैसला करे यार, कोई पाकिस्तान के बारे में कुछ करे। आजकल सुना वो जो